नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपको विस्फोट में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में अब तक अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके बारे में। जंग में 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, बातचीत भी हुई है, दोनों पक्ष आमने सामने भी आए, लेकिन नतीजा सिफर रहा है, शून्य रहा है। जिसके बाद अब अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका की चीन के साथ तनातनी भी शुरू हो गई है। चीन ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि वो पहले अपने मामले में किसी अन्य देश का दखल बर्दाश्त नहीं करता था और आज भी वो किसी अन्य देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम आपको चीन और अमेरिका के बीच में ये टेंशन और टशन के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि आखिरकार चीन को क्यों बीच में आकर के नाकेबंदी पर बयान जारी करना पड़ा है। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान के बीच में जो वार्ता विफल होने के बाद पुतिन की एंट्री हुई है उसके बारे में। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता की पेशकश कर दी है। माना यह जा रहा है कि दोनों ही पक्षों से पुतिन के बेहतर संबंध है, लिहाजा वो समझौता करा पाएंगे। इन सब के बीच में पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि ये प्लान ऐसा है जिस पर अगर अमेरिका इनकार करता है तो दुनिया के सामने ये साफ हो जाएगा कि उसके हमलों का मकसद केवल ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना नहीं था। आज हम आपको पुतिन के प्लान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि किस तरीके से वो ईरान को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा करके अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है, और अगर अमेरिका ने इनकार किया तो पूरी दुनिया के सामने उसकी छवि धूमिल हो जाएगी। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता तो हुई, लेकिन पूरे तरीके से वो विफल रही है। दोनों पक्ष कब मिलेंगे भी या नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी दोनों पक्ष एक बार फिर से बातचीत करेंगे 21 अप्रैल को जो डेडलाइन खत्म होने वाली है सीज फायर की उसके पहले, जिसके तुरंत बाद अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान कर दिया, जो अभी विफल हुई थी वार्ता। उसके बाद दोनों देशों के रुख से जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही थी। इन सब के बीच में खबर है कि दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता फिर से हो सकती है। कब होगी ये वार्ता उसके बारे में भी आपको बताएंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो पूरी बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी उसे लेकर के माना ये जा रहा था कि बातचीत के टेबल पर वैसे भी कुछ नहीं बनने वाला है, और हुआ भी यही कि बातचीत के टेबल पर कुछ भी नहीं बना है। इन सब के बाद हुआ क्या, ईरान की घेराबंदी की धमकी के बीच में बड़ी खबर आ जाती है कि अमेरिका ने ईरान में घेराबंदी कर दी है। अब कहां पर ये नाकेबंदी की गई है, ये की गई है हॉर्मुज स्ट्रेट में। इसके साथ साथ अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद कर सकते हैं हूती, ये भी कहा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है कि जो ये घेराबंदी हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका कह रहा है कि उसने कर दी है, उसके बाद हूती लाल सागर में बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं। लाल सागर और हिंद महासागर के बीच में बाब अल मंडेब है, जहां से ज्यादातर जो व्यापार है वो यूरोपियन कंट्रीज का ही होता है। यानी अब हूती ये कोशिश कर रहे हैं कि बाब अल मंडेब को बंद करके अमेरिका समेत यूरोप को यह संदेश दिया जा सके कि अगर फारस की खाड़ी में कुछ भी आप उठापटक करने की स्थिति में आया अमेरिका, तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हूती इसके पहले भी 2024 में बाब अल मंडेब को बंद करके दिखा चुके हैं। उनके लिए ये कोई नया काम नहीं होगा कि बाब अल मंडेब को वो बंद कर दे। इस बार भी वो ये कदम उठा सकते हैं और बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, जिससे दुनिया में त्राही मच जाएगी, क्योंकि लगभग 70% व्यापार का आयात इन्हीं मार्गों से होता है, बाब अल मंडेब स्ट्रेट कैनाल और इसके साथ साथ ये हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे बंद करने के बारे में अमेरिका कह रहा है। ऑल्दो आईआरजीसी इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहा है। आईआरजीसी ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम अपने काम में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस तरीके से तनातनी चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसके बाद बाब अल मंडेब को भी अगर बंद कर दिया जाता है हूतियों की तरफ से, तो फिर दुनिया किस मुहाने पर जाकर के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा संकट गहरा आ जाएगा। हर देश त्राही करते हुए नजर आएगा, और अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर ऊर्जा आपातकाल लगा दिया है। अब एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार चल रहे हैं। इजराइल कहीं पर भी रुकने के लिए तैयार नहीं, उसने फिर से एक बार लेबनान पर हमले अपने शुरू कर दिए हैं। दक्षिणी लेबनान में ये हमला किया गया है। ये जहां पर किया गया है वो तेबनिन में किया गया है। एक रिहायशी इमारत पर अटैक किया। इजरायली एयर स्ट्राइक में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये कुछ तस्वीरें सामने आई है कि वहां पर ये जो हमला किया गया है तेबनिन में, वहां किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू के लिए टीमें पहुंची हुई हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची हुई हैं। सब कुछ पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है।
लेबनान के अंदर। और अब ऐसे में जो बची खुची इमारतें हैं उसे भी इजराइल निशाना बनाते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और साउथ लेबनान में फिर से एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इन सब के बीच में ये कहा जा रहा था कि दोनों ही देश यानी कि इजराइल और लेबनान 14 अप्रैल को अमेरिका में बातचीत कर सकते हैं। हालांकि दिन और रात के अंतर की वजह से अभी थोड़ा सा वक्त का और इंतजार करना होगा कि ये बातचीत होगी या सिर्फ 14 अप्रैल की एक तारीख तय की गई थी और दोनों ही देश बातचीत की टेबल पर नहीं आए हैं। भारत में जरूर 14 अप्रैल हो गई है, अमेरिका में अभी भी 13 अप्रैल है, रात का वक्त है। अभी उनके सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या स्थिति होती है, क्योंकि 14 अप्रैल की तारीख तो तय कर दी गई थी। बावजूद इसके इजरायली एयर स्ट्राइक लगातार लेबनान में चल रही है और इस एयर स्ट्राइक में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो रिहायशी इमारतों को ही हो रहा है और ये कह करके वहां पर हमला किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कि इसमें हिजबुल्लाह रहते हैं। अगर हिजबुल्लाह पर यह हमला किया जा रहा है तो रिहायशी इमारतों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये भी इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने खड़ा हुआ है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर दी। अमेरिका का मकसद ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी तेल के कारोबार पर रोक लगाने की है। अब कैसे वो रोक लगा रहा है आप जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत विफल होने के बाद अब अमेरिकी सेना हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रही है। ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के मकसद से की गई इस नाकेबंदी से कई देश प्रभावित हो रहे हैं। समंदर में एक तरफ अमेरिकी सेना पहरा दे रही है तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई ईरानी जहाज पास आया तो उसे तुरंत तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना कमजोर हो चुकी है। इधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिकी सेना ईरान के बंदरगाहों की तरफ आने जाने वाले जहाजों की नाकेबंदी कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना समुद्र की तलहटी में पड़ी है, पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के 158 जहाजों को निशाना बनाया। ट्रंप के अनुसार अभी तक ईरान के फास्ट अटैक शिप्स को निशाना नहीं बनाया गया। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान की कोई भी फास्ट अटैक शिप नाकेबंदी के करीब आती है तो उसे तुरंत तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। तेहरान का कहना है कि अगर उसके जहाज रोके गए तो वो खाड़ी में पड़ोसी देशों के बंदरगाहों को निशाना बनाएगा। ट्रंप का कहना है कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री को रोकना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों तटीय क्षेत्रों में दाखिल होने वाले सभी देशों के जहाजों को रोका जाएगा। हालांकि सेंटकॉम ने साफ कर दिया कि दूसरे देशों के जहाजों की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की नौसेना को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। अमेरिका मान रहा है कि IRGC के पास छोटे और तेज हमलावर जहाजों का एक अलग बेड़ा मौजूद है। ये जहाज खास तौर पर खाड़ी और हॉर्मुज जैसे सकरे इलाकों में लड़ाई के लिए बनाए गए हैं। अमेरिकी सेना मानती है कि छोटे जहाज तेजी से हमला करने, मिसाइल दागने, समुद्र में माइंस बिछाने और व्यापारिक जहाजों को परेशान करने में सक्षम है। हॉर्मुज स्ट्रेट की चौड़ाई सबसे सकरे हिस्से में करीब 20 मील है, जिससे इन छोटे जहाजों को रणनीतिक बढ़त मिलती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जहाज आसानी से छिप सकते हैं और इन्हें खत्म करना आसान नहीं है। तो हॉर्मुज पर नाकाबंदी करने की जो घोषणा की गई थी, अमेरिका कह रहा है कि हमने उसे पूरा कर लिया है। हालांकि ईरान की तरफ से इस बात से इनकार किया जा रहा है। अब हॉर्मुज पर जो नाकाबंदी की गई है उसके बाद ट्रंप की जो चेतावनी, उसके बारे में आपको बताते हैं। ट्रंप की चेतावनी यह है कि ईरानी जहाज पास आएंगे तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। जहाजों के खिलाफ किल सिस्टम के इस्तेमाल की धमकी भी है। ड्रग तस्करों के खिलाफ इस्तेमाल होता है ये सिस्टम, जिसके बारे में अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरानी जहाजों ने आसपास आने की कोशिश की तो हम उस पर भी यही सिस्टम लागू करने वाले हैं। यूएस ने ईरान के 158 जहाजों को तबाह कर दिया है। ये दावा उनकी तरफ से दरअसल किया गया है। ईरान के फास्ट अटैक शिप पर हमला नहीं करने का दावा भी किया गया है। तो ये पूरा अभी स्थिति जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट में बनी हुई नजर आती है। वही खबर यह है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका को एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो नुकसान हुआ है उसके बारे में मीडिया में भी कई सारी रिपोर्ट्स में कई सारे दावे किए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ईरान से जो युद्ध अमेरिका का चल रहा है उसकी वजह से अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है यूएस की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल
खत्म हो गई है। मार्च की शुरुआत में ही ये मिसाइलें खत्म हो गई थी। यूएस आर्मी के एक आर्टिलरी यूनिट की मिसाइलें पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। टेस्टिंग फेज में ही प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स खत्म हो गई थी, यानी उनके पास इन मिसाइलों का अकाल पड़ गया है। और ये दावा भी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से किया जा रहा है कि यूएस की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल खत्म हो गई है, जो कि मार्च की शुरुआत में ही खत्म हो गई थी। अब क्या यही वजह है कि जो गोला बारूद अमेरिका का कम होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, उसकी वजह से वो इस युद्ध से जल्द निकलने की कोशिशों में जुट गया है? क्योंकि एक तरफ वो युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसके यहाँ पर ही उसका विरोध हो रहा है, और तीसरी तरफ आने वाले वक्त में मिड टर्म इलेक्शन है। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। खबर यह है कि इजरायली सेना के लेबनान में जो हमले हैं वो अभी भी चल रहे हैं। साउथ लेबनान उनके लिए सबसे मुफीद जगह हो गई है, जहां वो बार बार हमले कर रहे हैं। तेबे गांव में अटैक किया है। हमले की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई हैं। ये तेबे गांव है साउथ लेबनान का, जिसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। अचानक से विस्फोट होता है और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ रह जाता है तो धुएं का गुबार। अब यहाँ पर क्या स्थिति बनी होगी वो जरा सोचिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस कदर यहाँ पर विस्फोट किया है कि यहाँ सारे के सारे घर तबाह हो गए हैं। ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो थोड़े ही सेकंड के बाद पूरी तरीके से नष्ट हो जा रहा है। रिहायशी इलाकों में, रिहायशी बिल्डिंगों पर, रिहायशी गांवों में निशाना बना करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्स बखूबी करते हुए नजर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ये कहते हुए नजर आ रही है कि वो हिजबुल्लाह को कहीं से कहीं तक बख्शने नहीं वाली है, लेकिन उसकी जो तस्वीरें सामने आती है किसी गांव पर हमले करने की, किसी रिहायशी बिल्डिंग पर हमले करने की, वो सवालिया निशान खड़े कर देती है कि आखिरकार ऐसी कौन सी पुख्ता जानकारी है जो इजरायली डिफेंस फोर्स के हाथ में लगी थी कि इन गाँव में या इन रिहायशी बिल्डिंगों में हिजबुल्लाह के लड़ाके रहते हैं, जिन्हें इजरायली डिफेंस फोर्स मार गिरा रही है। एक तस्वीर और है कि यूएस के पास हथियारों का जखीरा कम होते जा रहा है। ये दावा वेस्टर्न मीडिया के हवाले से किया जा रहा है कि अब उनके पास प्रिसिजन मिसाइल्स कम होते जा रही हैं, जिसकी वजह से भी वो युद्ध से हर हाल में बाहर निकलना चाहता है। इजराइल इस युद्ध में अभी भी लेबनान के साथ उलझा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर चल रहा है, इसलिए वो भी आगे आकर के युद्ध में पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लेबनान पर बार बार हमले करके ईरान को भड़का और उकसा जरूर रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की। ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोकने का ऐलान कर दिया गया। इसके लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा तैनात किया। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए ईरानी बंदरगाहों के पास 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए। इनमें F-35B जेट और MV-22 ऑस्प्रे विमान शामिल है। हॉर्मुज को लेकर अब भी दुनिया में हाहाकार मचा है। पहले ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट बहुत बड़े स्तर तक बढ़ सकता है। हॉर्मुज ब्लॉक करने के ऑपरेशन में एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली भी शामिल है। ये युद्धपोत F-35B लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट और MV-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट से लैस है। ये तैनाती अरब सागर में ईरानी तटीय इलाकों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की एक बड़ी सैन्य मुहिम का हिस्सा है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि ये नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। इसे ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी जहाजों पर लागू किया जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक USS त्रिपोली अरब सागर में चलते हुए रात में उड़ान भरने का अभ्यास कर रहा है। USS त्रिपोली को बिना किसी पारंपरिक वेल डेक के डिजाइन किया गया है। इसमें अधिक F-35B लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर, MV-22 ऑस्प्रे विमान और हेलीकॉप्टर और रखरखाव के लिए अतिरिक्त जगह मिल पाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाकेबंदी को लेकर कहा कि इस दौरान उसी किल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा जो ड्रग तस्करों के खिलाफ किया जाता है। अमेरिकी सेना ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोककर जांच कर रही है। खासकर उन जहाजों पर नजर रखी जा रही है जो ईरान को टोल देते हैं। अमेरिका ने ऐलान किया कि जो जहाज ईरान को गैरकानूनी टोल देंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा।
तो हॉर्मुज तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ये अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है तो वहां पर नाकेबंदी कैसी हो रही है, चलिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। सभी जहाजों पर समान रूप से यहाँ पर प्रतिबंध लागू है, ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और उसने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी जहाज ईरान से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके पोर्ट से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसको सबक सिखाया जाएगा। सभी जहाजों पर समान रूप से प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लागू किया गया है। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों पर पूरी तरीके से रोक रहने वाली है, ये उसकी तरफ से घोषणा कर दी गई है। विशेष देश का झंडा देख करके जहाजों को इजाजत नहीं मिलेगी, ये भी अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिका दरअसल अब मनमानी कर रहा है। सैटेलाइट और निगरानी विमानों के माध्यम से जहाजों की पहचान की जाएगी, ये भी अमेरिका की तरफ से कहा गया। अब देखना यह होगा कि आखिरकार यहां से अगर कोई जहाज आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अमेरिका की तरफ से कौन सा बड़ा कदम उठाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे देशों को, जिसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, उसे ईरान लगातार इजाजत दे रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की। लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी के बाद आखिरकार अब आगे अमेरिका क्या कदम उठाएगा वो जरा देखना होगा। ये सर्कल ऑफ आयरन उनकी तरफ से बनाया जा रहा है कि सैटेलाइट और निगरानी विमानों के माध्यम से वो जहाजों की पहचान करने वाले हैं। अरब सागर में ही जहाजों की पहचान कर रही है यूएस आर्मी। उसके लिए बाकायदा उन्होंने 15 अपने वॉरशिप वहां पर तैनात कर दिए हैं। ईरान की ओर बढ़ते हैं या वहां से आते हैं, उन जहाजों पर ये रोक रहने वाली है। चेतावनी ना मानने वाले जहाज जब्त किए जा सकते हैं, ये एक संभावना है। जहाजों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई भी संभव है, ये भी सिर्फ संभावना है। लेकिन असल स्थिति क्या बनेगी, ये जहाज जब वहां से गुजरेंगे तभी देखने को मिलेगी। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस रोनाल्ड रीगन को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ यूएसएस ट्रिपोली को भी वहां पर भेजा गया है। हॉर्मुज के तंग रास्ते से आने वाले जहाज इंटरसेप्शन की रेंज में है, ये भी बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि उसने अपने 15 वॉरशिप इसी तरीके से वहां पर तैनात कर दिए हैं कि अगर वहां से कोई भी अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, निकलने की कोशिश करता है, तो उस पर वहां से हमला किया जाएगा। हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी के बाद दुनिया भर में हाहाकार मचना शुरू हो गया है। हॉर्मुज पर अमेरिका की पहरेदारी के साथ ही कच्चे तेल और गैस की कीमतों ने भी ऊपर का रास्ता पकड़ लिया। उछाल जबरदस्त है। ईरान अमेरिकी नाकेबंदी से परेशान दिखाई दे रहा है। सूत्र ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हॉर्मुज पर कब्जा नहीं किया है, अमेरिका ने ईरान के उस नब्ज पर कब्जा किया है। क्योंकि अभी तक तो ईरान ये चिल्ला रहा था कि वो हॉर्मुज से बिना टैक्स दिए किसी को नहीं जाने देंगे। अब अमेरिका ने उसके उल्टा कर दिया है कि जिसे भी जाना है वो अब हमसे पूछ करके जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए लाइफलाइन जैसा है, क्योंकि यहीं से उसका ज्यादातर तेल का व्यापार होता है। ईरान की आर्थिक स्थिति यहीं से तय होती है, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की लाइफलाइन है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका के ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और हॉर्मुज ब्लॉक होने से ईरान को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे ईरान को रोज करीब 4000 करोड़ रुपए तक की चपत लग सकती है। इस नाकेबंदी का जो मेन मकसद है वो ईरान के समुद्री व्यापार को पूरी तरीके से ठप करना है, उसे अपनी शर्तों पर झुकाना है, मजबूर करना है। और अमेरिका के इस कदम से ईरान पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव की तस्वीरें पेश की गई हैं। इस नाकेबंदी के लागू होने से ईरान को अपने व्यापार में रोजाना करीब $435 मिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्या कुछ हो रहा है, चलिए वो एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। असर क्या पड़ेगा, ईरान को 4000 करोड़ का नुकसान यहां से उठाना पड़ सकता है। उसका व्यापार पूरी तरीके से ठप किया जा सकता है। ईरान के बंदरगाहों से होने वाले सभी समुद्री यातायात को रोक दिया गया है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में डेरा डाल दिया है। ईरान व्यवहारिक रूप से एक लैंडलॉक्ड देश जैसा बनकर के रह गया है। जो ईरान कल तक ये कह रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा अधिकार होगा, हम वहां से लोगों को जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, ये ईरान तय करेगा। आज अमेरिका उसी के घर में बैठ करके वो सब कुछ तय करते हुए नजर आ रहा है। ईरान व्यापार के लिए कैस्पियन सागर के बंदरगाहों पर अब निर्भर हो गया है पूरी तरीके से। एक लंबा रूट पड़ेगा, लेकिन वो हॉर्मुज को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन इस लाइफलाइन पर शिकंजा अमेरिका ने कस दिया है। ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है इसकी वजह से, ये जो हॉर्मुज में नाकेबंदी की गई है। ईरान अपने तेल टैंकर्स को बाहर नहीं भेज पा रहा है, दूसरे रूट के बारे में सोच रहा है, लेकिन वहां से भी कितना सक्सेसफुल होगा ये भी देखना होगा। ईरान के राजस्व का मुख्य स्रोत खतरे में पूरी तरीके से पड़ गया है। ईरान पहले ही महंगाई से जूझ रहा है, वहां पर हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग खाने पीने का सामान तक नहीं जुटा पा रहे हैं। उन सब के बीच में ये नाकेबंदी के बाद ईरान के हालात और ज्यादा खराब होंगे, इसकी संभावनाएं भी इसी के साथ बढ़ गई है। ईरान के अगर आर्थिक संकट गहरा गया है, ईरान के अंदर आर्थिक संकट गहरा गया है, ये भी कहा जा रहा है। ईरान के अंदर आर्थिक संकट तो पहले से गहराया हुआ था, लेकिन इन सब के बीच में अगर नाकेबंदी वाली स्थिति रहती है तो ये सिर्फ और सिर्फ ईरान को और ज्यादा चोट पहुंचाएगा।
ईरान में अमेरिकी सेना का विरोध शुरू हो गया है। यूएस के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब लोग सड़कों पर उतर करके ईरान में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ईरान सरकार और सेना का ये लोग समर्थन कर रहे हैं और अमेरिका का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये विरोध की जो तस्वीरें हैं जरा देखिए, हर एक रोड आपको लोगों से ब्लॉक नजर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये विरोध कर रहे हैं और आईआरजीसी का, अपनी सेना का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की जो दादागिरी ईरान के अंदर चल रही है, ईरान में जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं। एक प्रदर्शन जब जनवरी और फरवरी में हो रहा था, उस वक्त पर अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रदर्शनकारियों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन अमेरिका को अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका का जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब लोग जरूर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका पीछे हटते हुए नजर कतई नहीं आ रहा है। एक और खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर के अमेरिका किस तरीके से अब बयानबाजी करते हुए नजर आ रहा है। ईरानी सेना के समर्थन में प्रदर्शन जो चल रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, हजारों लोग उतरे हैं, उसकी तस्वीरें हम दिखा चुके हैं। और इसके साथ साथ वहां पर अभी भी ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलते जा रहा है कि लोग सड़कों पर उतर करके विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर जरा देख लीजिए कि किस तरीके से एक छोटा सा मासूम सा बच्चा सड़कों पर अपना झंडा लेकर के उतरा हुआ है और ये भी प्रदर्शन में शामिल है। कोई बच्चा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं, हर एक इस वक्त सिर्फ ईरानी है और वो सड़कों पर खड़े होकर के इसी तरीके से विरोध कर रहे हैं अमेरिकी कार्रवाई का और अपने देश का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल है। इसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन में शामिल होकर के अपनी सरकार, अपनी सेना का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में एक प्रदर्शन अमेरिका में भी चल रहा है, जहां लोग अपनी सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान में जो कार्रवाई कर रहे हैं आप वो गलत कर रहे हैं। नो किंग्स मूवमेंट चलाया जा रहा है वहां पर। दूसरी तरफ ईरान में भी इसी तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन यहां पर लोग अपनी सरकार और अपनी सेना के समर्थन में उतर करके विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपने तस्वीर देख ली कि यूएस के विरोध में हजारों लोग उतरे हैं, ईरान सरकार और सेना का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा भी उसमें शामिल है। दूसरी तरफ ईरान में अमेरिकी सेना का विरोध चल रहा है, यूएस के विरोध में उतर करके हजारों लोग ईरान सरकार और सेना का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें ही दरअसल प्रदर्शन की है, जो कि ईरान के अंदर ही चल रहा है। ईरान में अमेरिकी सेना का विरोध किया जा रहा है, यूएस के विरोध में हजारों लोग उतर करके ईरानी सरकार और सेना का समर्थन कर रहे हैं। इस समर्थन में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, जो कि अपनी सरकार का, अपनी सेना का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर के अमेरिका और चीन के बीच में भी तनातनी देखने को मिल रही है। तनातनी दोनों तरफ से शुरू हो गई है, बयानबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई है। नाकेबंदी की वजह से चीन के तेल टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है, तो चीन से तनाव भी बढ़ने लगा है। हालात कितने तनावपूर्ण हो सकते हैं, इसका अंदाजा ट्रैकिंग डेटा से लगाया जा सकता है। मरीन ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक चीनी टैंकर रेड स्टारी अमेरिकी युद्धपोतों को देखते ही पीछे मुड़ गया, जिस पर भड़के चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल बताया। हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी शुरू की, जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू हुई, चीन की ओर जा रहे तेल के टैंकरों को बीच समंदर से रास्ता बदलना पड़ा। चीन पहले ही साफ कर चुका है कि ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप की नीति ड्रैगन को पसंद नहीं आई। चीन ने कहा कि ईरान के साथ उसके पुराने कारोबारी रिश्ते हैं, जिनमें किसी भी देश को दखल नहीं देना चाहिए। अपने जहाजों के लौटने से बीजिंग भड़क गया। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून ने वाशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके जहाज इस इलाके में आवाजाही जारी रखेंगे। साथ ही चीन ने सख्त लहजे में कहा कि उसके जहाज हॉर्मुज में आते जाते रहेंगे। उसके ईरान के साथ ट्रेड और ऊर्जा के समझौते हैं और चीन उन समझौतों का सम्मान करता है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरे देश हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे।
चीन ने यह भी साफ कर दिया कि उसके हिसाब से हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और ये रास्ता चीन के जहाजों के लिए हमेशा खुला रहेगा। दरअसल चीन अपनी जरूरत का लगभग 40% तेल हॉर्मुज से मंगवाता है, जबकि करीब 30% LNG भी इसी रास्ते से गुजरती है। अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से चीन की फैक्ट्री और गाड़ियों की रफ्तार थम सकती है और इसी वजह से ड्रैगन लगातार युद्ध विराम की वकालत कर रहा है ताकि उसकी एनर्जी सप्लाई चेन सुरक्षित रहे। उधर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी नौसेना हर उस जहाज को रोकेगी जो ईरान के बंदरगाहों में घुसने या वहां से निकलने की कोशिश करेगा। अमेरिका का कहना है कि वो किसी भी देश के जहाज के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, चाहे वो चीन का ही क्यों ना हो। अगर किसी जहाज पर शक हुआ तो वो ईरान के लिए सामान ले जा रहा है तो अमेरिकी कमांडो उस पर उतरकर तलाशी लेंगे, उसे मोड़ देंगे या फिर उसे जब्त कर लेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज से चीन का ऑयल टैंकर गुजरा है। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद यहां से चीनी जहाज निकला है, ये बड़ी खबर है। हॉर्मुज से चीनी ऑयल टैंकर वहां से गुजर गया है क्योंकि हॉर्मुज पर शिकंजा अमेरिका का है जो ये कह रहा है कि हम किसी को नहीं जाने देंगे, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद वहां से चीनी जहाज निकला है। रिच स्टोरी टैंकर ले जा रहा था करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल जो कि निकला है। ये रिच स्टोरी है और इसके पीछे जरूर ऑस्ट्रिया भेजा गया है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ से निकल गया है। हॉर्मुज से निकलने में ये कामयाब रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका के होते हुए, अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद रिच स्टोरी यहां से निकलने में कामयाब रहा है। और पहले ही ये बात कह दी गई थी चीन की तरफ से। चीन के पहले से कहते हुए नजर आ रहा था कि अगर हमारे सामने इस तरीके की स्थिति बनाओगे तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम वहां से व्यापार करते हैं, वहां से निकलेंगे। और उसने ये करके दिखा दिया है। अमेरिका की नाक के नीचे, अमेरिका के सामने वो वहां से अपना मेथनॉल का जहाज लेकर के गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये उसका पूरा एक आप खाका समझ सकते हैं कि किस तरीके से समुद्र से ये जो जहाज गुजरते हैं उनका जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है वो कैसे होता है। यहाँ से हॉर्मुज स्ट्रेट से चीन तो अपना जहाज लेकर के गया है, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पाया है। और ईरान भी यही कह रहा था कि यहाँ पर अमेरिका का कोई असर नहीं है, जिसे चीन ने साबित कर दिया है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से अभी भी शांति व्यवस्था कायम होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत हो गया है। रूस के विदेश मंत्री इन सबके बीच में चीन पहुंच गए। सर्गेई लावरेव जो कि बीजिंग पहुंचे हुए हैं, इनका नाम सर्गेई लावरेव है, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं। ये चीन पहुंचे हैं। कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है और ये वार्ता यहाँ पर युद्ध को लेकर के ही होने वाली है। ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। इन सब के बीच में ईरान और मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर भी यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि रशिया की तरफ से वैसे भी मध्यस्थता की बात कही गई है। अब ऐसे में जब वो चीन पहुंचे हुए, जरा ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सर्गेई लावरेव जो कि विदेश मंत्री है रूस के, वो चीन पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है। ब्रिक्स समेत शंघाई कोऑपरेटिव पर भी वो बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं, कोऑपरेशन पर बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जो तनातनी वाली स्थिति बनी हुई है उस पर भी वो बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ रशिया ने जो मध्यस्थता का ऑफर दिया है उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत संभव है। ये दो खबरें आ रही हैं कि एक तरफ अमेरिका की नाक के सामने, अमेरिका की आंख के सामने, उसकी नाक के नीचे से किस तरीके से चीन ने अपना जहाज निकाल लिया है। और चीन और रशिया की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही ईरान के पुराने सहयोगी राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र है, जो इस पूरे युद्ध में उनके साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आते हैं। एक तरफ चीन ने सामने से आकर के अमेरिका को ये कह दिया कि अगर हमारे काम में कोई दखल देने की कोशिश करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम यहाँ से निकलते रहेंगे। और उसने निकल करके दिखा भी दिया है। दूसरी तरफ सर्गेई लावरेव जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, वो पहुंच गए हैं बीजिंग। यहाँ पर जाकर के बातचीत होने वाली है, कई मुद्दों पर ये बातचीत होने वाली है। और बीजिंग पहुंच करके अब आप ये समझ लीजिए कि ब्रिक्स से लेकर के, शंघाई कोऑपरेशन से लेकर के जो मिडिल ईस्ट में मुद्दे गरमाए हुए हैं उस पर बातचीत होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए विध्वंसक जहाज, सोनार जहाजों के साथ हजारों मरीन सैनिकों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने F-35B लड़ाकू विमान, MV-22 ऑस्प्रे और 15 युद्धपोत भी हॉर्मुज में नाकेबंदी करने के लिए तैनात कर दिए। अमेरिकी सेना का मकसद धीरे धीरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल करना है। ट्रंप ने आदेश दिया है कि हॉर्मुज में प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले सभी जहाजों को रोका जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी अगर कामयाब होती है तो ईरान के लिए यह विनाशकारी साबित हो सकती है। इससे उसके तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो जाएगी और युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। अब मुश्किलें क्या है? मुश्किल यह है कि अगर ईरान अमेरिकी युद्धपोतों पर फायरिंग शुरू करता है तो सीजफायर टूट जाएगा। और इसी बात का इंतजार तो ईरान करने के लिए बैठा हुआ है कि एक कदम ईरान आगे बढ़ाए, सीजफायर तोड़ दे और उसके बाद अमेरिका कहर बरपाना शुरू कर दे।
दोनों देशों के बीच में फिर से एक बार युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने कैसे इस पूरी जगह को ब्लॉक किया हुआ है, जरा अब आपको वो बता देते हैं। हॉर्मुज ब्लॉक करने के लिए एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली वहां पर तैनात किया गया है और ऐसे 15 वॉरशिप वहां पर तैनात किए गए हैं, जिसमें एक यूएसएस त्रिपोली भी शामिल है। यूएस त्रिपोली को हालांकि पहले ही भेजा गया था और इसमें 2700 मरीन सैनिक भी तैनात है। इसके साथ मरीन सैनिक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आगे यूएसएस त्रिपोली पर F-35B लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात किया गया है। अगर ईरान की तरफ से एक कदम आगे बढ़ करके हमला इन तमाम वॉरशिप्स पर किया जाता है तो ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं कि अब ये युद्ध फारस की खाड़ी में ही हम खड़े होकर के हॉर्मुज में लड़ेंगे। जंगी बेड़े में MV-22 ऑस्प्रे जैसे विमान भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा विशेष सेंसर से लैस 3 हल्के हथियारों से लैस माइन स्वीपर जहाज माइंस को खोज रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि माइंस जगह जगह हॉर्मुज में बिछाई गई थी, अब वो खुद भूल गए बिछा करके ईरान की कहाँ बिछाई है। छोटे एल्यूमिनियम फ्रिगेट को लिटोरल कॉम्बैट शिप के नाम से जाना जाता है, जिसे वहां पर तैनात किया गया है। इस वक्त फ्रिगेट भी वहां पर है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए AQS-20 सोनार से लैस है लिटोरल कॉम्बैट शिप, जो कि वहां इस वक्त हॉर्मुज की खाड़ी में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो उन माइंस को पहचान सके जो बिछा दिए गए ईरान की तरफ से, और कुछ वो पानी के साथ बह गए। बहुत सारी माइंस ऐसी है जिसके बारे में लोकेशन उनकी लोकेट नहीं हो रही है, तो वहां पता लगाने के लिए भी AQS-20 सोनार भेज दिए गए हैं। अब इस सबसे होगा क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो गजब की तनातनी शुरू हो गई है, वो पूरे विश्व के लिए दरअसल टेंशन लेकर के आ रही है। फारस की खाड़ी में मौजूद इस अहम समुद्री रास्ते पर ईरान के बाद अमेरिका ने पहरा लगा दिया है। इसके साथ ही तनाव और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। धमकियों के बाद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए पूरा दम लगा करके रखा है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं, जो ईरान के बंदरगाहों, तटीय इलाकों के आसपास नाकेबंदी को लागू कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स की माने तो अमेरिका बहुत सख्ती से नाकेबंदी लागू कर रहा है। अब कैसे वो ये सख्ती बढ़ा रहा है, जरा वो आपको बताते हैं। ये वही है युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली LHA-7, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसकी तैनाती हॉर्मुज स्ट्रेट में की गई है। F-35B लाइटनिंग, इसकी तैनाती भी की गई है, ताकि यहां से हर जगह ट्रैक करके ये देखा जा सके कि ईरान की तरफ से, ईरान के पोर्ट की तरफ से कोई जहाज आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है या वहां जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। स्टील्थ फाइटर जेट यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी तैयारी करके अमेरिका इस बार उतरा है हॉर्मुज में। MV-22 ऑस्प्रे विमान, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी तैनाती भी वहां पर कर दी गई है। और त्रिपोली में तो पहले से ही विमानों की तैनाती की गई है, फाइटर जेट। MV-22 ऑस्प्रे विमान की तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए, और ये तमाम सेंसर लेकर के अपने साथ चलता है। ये हर जगह निगाह रख सकता है और ये तय कर सकता है कि अगर कोई है वहां पर तो उसे उसी वक्त किस तरीके से ध्वस्त कर देना है। यूएसएस त्रिपोली खास तरीके से डिजाइन किया गया है और उसमें ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर यह जहाज 20 से ज्यादा F-35 जेट ऑपरेट भी कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले हर जहाज पर नजर रखी जाएगी। हालांकि अमेरिका ने साफ कहा है कि जो जहाज ईरान के अलावा दूसरे देशों के बंदरगाहों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता पूरी तरीके से विफल हुई। रूस ने मध्यस्थता की इस वक्त पेशकश कर दी है और इन सब के बीच में पुतिन ने एक ऐसा प्लान पेश कर लिया है जिससे लेकर के अमेरिका फंस सकता है। अब आखिरकार वो प्लान क्या है जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है और अमेरिका का सच पूरी दुनिया के सामने रशिया ला सकता है, उसके बारे में जरा जानिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में मिडिल ईस्ट में भारी तबाही। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे तबाह हो गए। इजराइल में हर तरफ बर्बादी का आलम है, तो वहीं तेल बेच बेचकर अमीर हुए खाड़ी देश टेंशन में आ गए, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने उनके अहम ठिकानों को भी तबाह कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान हुआ तो दुनिया ने राहत की सांस ली। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारियों और गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।
वार्ता विफल होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। रूस की ओर से कहा गया कि सशस्त्र संघर्ष दोबारा न हो, ये बहुत जरूरी है। साथ ही रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो इस संकट को सुलझाने में हर संभव मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच सबसे अहम मुद्दा परमाणु हथियारों का रहा। दरअसल ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जो करीब 60% तक संवर्धित है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान ये तो कह चुका है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन उसका दावा है कि परमाणु संवर्धन उसका हक है और वो शांति कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम जारी रखेगा। मिडिल ईस्ट में परमाणु महायुद्ध की आशंकाओं के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया कि ट्रंप प्रशासन ही चकरा सकता है। क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव दिया है कि रूस ईरान के पास मौजूद सारा संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने के लिए तैयार है, ताकि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। ये पुतिन की ओर से एक ऐसा रणनीतिक सेफ्टी वॉल्व है जो न केवल ईरान को अमेरिकी और इजरायली हमलों से बचा सकता है, बल्कि जंग के सबसे बड़े डेडलॉक को खत्म कर सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कर दिया है कि ये प्रस्ताव नया नहीं है, बल्कि पुतिन पहले भी इसे अमेरिका और दूसरे देशों के सामने रख चुके हैं। पेस्कोव के मुताबिक ये ऑफर आज भी मेज पर है, बस इस पर अमल होना बाकी है। उधर ट्रंप प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। उसके लिए ये प्रस्ताव एक बड़ी अग्नि परीक्षा की तरह है। अगर ईरान का सारा यूरेनियम रूस चला जाता है तो इजरायल और अमेरिका के पास ईरान पर हमला जारी रखने का सबसे बड़ा तकनीकी आधार खत्म हो जाएगा। शांति प्रस्ताव के तहत ईरान को अपने यूरेनियम भंडार को रूस को सौंपना होगा, ताकि वो हथियार बनाने लायक स्तर तक न पहुंच सके। बदले में रूस ये सुनिश्चित करेगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक ऊर्जा तक सीमित रहे। रूस के इस ऑफर के बाद अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि क्या वो पुतिन के इस ऑफर को स्वीकार करते हैं। अगर ट्रंप इस डील को ठुकराते हैं तो दुनिया ये मान लेगी कि वाशिंगटन का मकसद परमाणु शांति नहीं, बल्कि ईरान में पूरी तरह से तख्ता पलट करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अपने यहाँ ले जाने का प्रस्ताव रख दिया है, लेकिन ईरान और रूस के बीच में रिश्ते काफी गहरे हैं। दोनों देश मिलकर के बुशहर में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट चला रहे हैं। अब ईरान रूस का परमाणु रिश्ता किस तरीके से आगे बढ़ा है, जरा वो आपको बता देते हैं। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ साल 1995 में ईरान ने रूस के साथ समझौता किया था, और अब वही तो रूस पेशकश कर रहा है कि आप अपना 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम हमारे यहाँ पर रखवा सकते हैं और अमेरिका के लिए भी ये सुविधाजनक होगा। लेकिन अगर अमेरिका इस बात पर इनकार कर देता है तो अमेरिका का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने खुल करके आ जाएगा कि वो ईरान पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसे उसका तेल भंडार चाहिए है। रूस की कंपनी रोसाटम ने पूरा किया था प्लांट का निर्माण कार्य। ये बुशहर की हम बात कर रहे हैं, जो कि 1995 में शुरू हुआ, साल 2011 में ऑपरेशनल हुआ। 1000 मेगावाट का इस पर पहला रिएक्टर लगाया गया था, और अभी भी ईरान यही कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल करेंगे। रूसी कंपनी रोसाटम के एक्सपर्ट्स प्लांट का कामकाज देखते हैं। बुशहर का प्लांट के ऑपरेशन और फ्यूल सप्लाई में रूस की मजबूत भूमिका देखी जाती है। प्लांट के लिए रूस सप्लाई करता है 4.5% तक एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि रशिया से ही आता है इनके पास। रूस ईंधन सप्लाई करता है और वापस ले जाता है इस्तेमाल हो चुका हुआ जो फ्यूल होता है उसे। बुशहर प्लांट के दूसरे और तीसरे रिएक्टर का निर्माण रोसाटम के द्वारा ही किया जा रहा है। हालांकि बुशहर पर एक बड़ा हमला भी किया गया था। प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से होता है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी स्थिति बेहद खराब है। ईरान के लाखों घरों और उद्योगों को सप्लाई यहीं से बिजली होती है, इसीलिए इसको ऊर्जा संयंत्र होने की वजह से निशाना भी बनाया गया था। दूसरा और तीसरे चरण का, क्योंकि इसमें निर्माण कार्य भी चल रहा है, इसलिए भी रशिया ये नहीं चाहता है कि इसे अमेरिका ये नहीं चाहता है कि इसे और ज्यादा अच्छा बना दिया जाए या और ज्यादा ऊपर लेवल पर ले जाया जाए, ताकि एनरिच्ड यूरेनियम और ज्यादा यहाँ पर करना ईरान की तरफ से शुरू कर दिया जाए। इसीलिए उसने बुशहर से लेकर के इस्फहान तक, फोर्दो तक, नतांज तक सबको निशाना बनाया। खबर यह है कि इजराइल के लेबनान पर हमले लगातार चल रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में टायर शहर पर बड़ा अटैक किया गया है, जिसके बाद हमले की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। टायर शहर पर बड़ा अटैक किया गया है साउथ लेबनान में। साउथ लेबनान इजराइल के लिए सबसे मुफीद जगह हो गई है, जहां पर वो बार बार हमले करता है। एक बार फिर से उसने टायर शहर को ही निशाना बनाया। अभी पिछले दिन ही उसने टायर शहर को ही निशाना बनाया था। इस बीच एक और खबर आ रही है कि अमेरिका के जहाजों को हूती आतंकियों का डर सता रहा है। खबर यह भी है कि यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने अपना रास्ता बदला है।
ये खबर है कि अमेरिका के जहाजों को हूती आतंकियों का डर सताने लगा है और यही वजह है कि यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपना रास्ता बदलते हुए नजर आ रहा है। अफ्रीका का चक्कर लगा करके ईरान के करीब उनके जहाज पहुंच रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी है कि लाल सागर और बाब अल मंडेब से कोई भी अमेरिकी जहाज नहीं गुजरना चाहता है। यही वजह है कि अफ्रीका का एक लंबा चक्कर वो लेकर के आएंगे और उसके बाद बाब अल मंडेब को छोड़ करके, लाल सागर को छोड़ करके वहां से वो किसी तरीके से बाहर निकले। ये पुरानी तस्वीरें हैं, युद्ध से जुड़ी उस वक्त की तैयारियां हैं। आप कह सकते हैं जब अब्राहम लिंकन को वहां पर तैनात किया गया था, लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट में ये जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। मिडिल ईस्ट में ऐसा है नहीं कि बातचीत कर ली गई है, युद्ध विराम 21 तारीख तक घोषित कर दिया गया है तो तमाम जो हथियार है, तमाम जो सेनाएं हैं, तमाम जो उनके युद्धपोत है, वॉरशिप्स है, उन्हें अमेरिका की तरफ से हटा लिया गया है, बल्कि उसकी तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एक तरफ इस्लामाबाद में टेबल टॉक, दूसरी तरफ अमेरिका अपने और ज्यादा सैनिकों को वहां पर भेज रहा था और उसने ये कर दिखाया। वो अपनी एक नई रणनीति पर कार्य कर रहा था, अपनी एक नई रणनीति सोच करके बैठा हुआ था और उसके बाद हुआ क्या, इस्लामाबाद की बातचीत फेल हो जाती है और दूसरी तरफ उसकी त्रिपोली से लेकर के जो तमाम मरीन कमांडो होते हैं वो सीधे सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट में जाकर के तैनात कर दिए जाते हैं। ये उसकी तैयारियां पहले से चल रही थी। खबर ये है कि हिजबुल्लाह का अमेरिकी बेस पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है और ये तुर्की में देखने को मिला है। तुर्की में अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने ये अटैक किया है। अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा, इसके बारे में भी खबर आ रही है। तो दक्षिणी लेबनान के अस्पताल पर भी भारी तबाही चल रही है। ये हर जगह, एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स है जो कि इजराइल को बचाने की बातें कह करके हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक करता रहता है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो अपने तमाम जो नुकसान है उसकी भरपाई उनसे करवाते रहता है। ऐसा नहीं कि हिजबुल्लाह का ये पूरा युद्ध सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ चल रहा है, वो अमेरिकी बेस को भी इसी तरीके से निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। अमेरिकी बेस पर भी हिजबुल्लाह हमला करते हुए नजर आ रहा है क्योंकि वो ये मानता है कि इजराइल जो हमला हिजबुल्लाह पर कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल को हथियार अमेरिका से मिल रहा है, इसीलिए हिजबुल्लाह ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। तुर्की में ये सैन्य बेस पर अटैक किया गया है, अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा, इसके बारे में ये भी जानकारी मिल रही है। अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हिजबुल्लाह के नाम पर। ये अपने आप में चौंकाने वाली चीजें हैं कि हिजबुल्लाह के नाम पर अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, वो भाग करके वहां छिपने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ न जाने कितने लोगों को निशाना बना दिया जाता है। हिजबुल्लाह इससे बौखला गया है। हिजबुल्लाह अपने फायदे के लिए इन जगहों पर छिपने की कोशिशें जरूर करता है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान उनके देश का हो जाता है, उनके लोगों का हो जाता है। हिजबुल्लाह बौखलाहट में अब अमेरिकी बेस की तरफ बढ़ चुका है और अमेरिकी बेस पर वो बड़ा हमला करते हुए नजर आ रहा है, जैसा कि उसने तुर्की में जाकर के अमेरिकी सैन्य बेस पर कर दिया है। ईरान से वार्ता कुछ हासिल नहीं हुआ है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने हमला बोलना जरूर शुरू कर दिया ईरान के ऊपर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बता दिया है कि ये जो पूरी बातचीत फेल हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ईरान ही है। ईरान कह रहा है कि अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है, लेकिन अब सच क्या है वो देखें। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल हो गई। अमेरिका के मुताबिक दोनों देशों के बीच वार्ता विफल होने की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि गेंद अब ईरान के पाले में। तेहरान के साथ वार्ता पर उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा चाहता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने परमाणु समझौते पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वार्ता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब ईरान पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त परमाणु हथियार न बनाने की है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने में अब करीब एक हफ्ते का ही समय बचा है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि परमाणु समझौते को लेकर ईरान के साथ आगे की कोई भी बातचीत पूरी तरह से तेहरान पर निर्भर करती है। उन्होंने दोहराया कि वार्ता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ईरान पर है। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान स्पष्ट और अंतिम रूप से यह भरोसा दे कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि अमेरिका को परमाणु हथियार विकसित न करने के संबंध में ईरान का भरोसा चाहिए और उन्हें लगता है कि अगर ईरान इस बात पर सहमत है तो ये दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। वेंस ने माना कि बातचीत के दौरान कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया अमेरिकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, खास तौर पर संवर्धित यूरेनियम को हटाने और परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी जैसे अहम मुद्दों पर ईरान की प्रतिक्रिया उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि वो हमारी दिशा में आगे बढ़े। जेडी वेंस ने बातचीत की मेज पर वापस आने की जिम्मेदारी ईरान पर डाल दी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वहां वास्तव में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था, लेकिन उन्हें लगता है कि अगला कदम उठाना ईरानियों पर निर्भर है। ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका पर हालांकि दबाव अब बढ़ते जा रहा है। पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है, नाकाबंदी खोलने और वार्ता के लिए ये प्रेशर बनाया जा रहा है। वही सऊदी अरब ये प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहा है, जो कल तक ये प्रेशर अमेरिका पर बना रहा था कि अब ईरान पर हमला कर दो, अगर उसने परमाणु हथियार बना लिए तो हमारे लिए मुश्किलें हो जाएंगी। अब वही कह रहा है जब नाकेबंदी हो गई वहां पर हॉर्मुज पर, तो सऊदी अरब को भी तो दिक्कतें हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दिक्कत ईरान से होने वाली है, बाकी तमाम देशों को भी दिक्कतें होंगी। सऊदी अरब कह रहा है अमेरिका पर प्रेशर डाल करके कि नाकेबंदी खोल दो, बातचीत कर लो, मध्यस्थता स्वीकार कर लो और उसके साथ साथ बातचीत करके इस मसले को किसी तरीके से सुलझा लो। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अब प्रेशर बन रहा है सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका के ऊपर कि बातचीत कर लो। आपको याद होगा कि सऊदी अरब और रशिया के राष्ट्रपति के बीच में फोन पर एक लंबी वार्ता हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको इसी शो में बताया था, विस्फोट में बताया था कि दोनों के बीच में बातचीत की जा रही है और इसी वजह से अब सऊदी अरब भी आगे आते जा रहा है कि जो ये मध्यस्थता वाला ऑफर दिया गया है रशिया की तरफ से उसे किसी तरीके से स्वीकार कर लिया जाए। खबर यह है कि यूएस ईरान के बीच में एक बार फिर से वार्ता हो सकती है। 16 अप्रैल को दोनों देशों के बीच में वार्ता हो सकती है, ये भी बताया जा रहा है। रॉयटर्स की तरफ से हालांकि ये खबर आई थी, लेकिन कितनी सही होगी क्योंकि उनकी तरफ से पहले भी फेक खबरें बहुत सारी फ्लोट की गई थी। अब ऐसे में एक खबर और है कि 16 अप्रैल को दोनों देशों के बीच में वार्ता होगी। हालांकि माना भी ये जा रहा था कि दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आ सकते हैं 21 अप्रैल को जो युद्ध विराम हो रहा है उसके पहले जेनेवा या किसी अन्य जगह पर यह बातचीत हो सकती है, यह भी कहा जा रहा है। अब ये मध्यस्थता किसकी स्वीकार करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया की तरफ से मध्यस्थता ऑफर की जा रही है, इसके साथ साथ अभी भी अमेरिका के पीछे पीछे पाकिस्तान लगा हुआ है कि हमारी मध्यस्थता को फिर से स्वीकार कर लो। तुर्की भी इसमें मध्यस्थता करवाना चाहता है, तो और भी तमाम देश जो कि मध्यस्थता के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि ये बातचीत हो भी पाती है या 21 तारीख का सीज़फायर यूं ही देखते देखते खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से हमले करने शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि ईरान से लेकर के अमेरिका तक दोनों ये चाहते हैं कि ये युद्ध समाप्त करवाया जा सके, लेकिन हाँ, झुकने के लिए दोनों ही देश सामने नहीं आते हैं। दोनों ही देश एक अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है तो दूसरा अमेरिका भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। दोनों चाहते हैं कि हमारी शर्तों पर सामने वाला देश झुक जाए, जो कि हो नहीं रहा है। इस्लामाबाद इसीलिए फेल रहा है इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया में। सऊदी अरब ये प्रेशर बनाना शुरू कर चुका है ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर कि अब बातचीत करो, नाकेबंदी को खोल दो, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से और भी देशों का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता विफल होने के बाद दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। माना यह जा रहा था कि जंग एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को झुलसा सकती है, लेकिन इन सब के बीच में दुनिया के लिए राहत भरी खबर एक और आ रही है। वो राहत भरी खबर कौन सी, आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता विफल हो गई। तनातनी इतनी बढ़ी कि अमेरिका ने तुरंत ही हॉर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। इस बीच खबर है कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से वार्ता शुरू हो सकती है। खबर है कि एक बार फिर दोनों देशों के बीच आमने सामने बातचीत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम खत्म होने से पहले ही एक और बैठक आयोजित करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक संभावित बैठक के लिए तारीख और स्थान तय करने को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि खबर है कि 16 अप्रैल को दोनों देशों के बीच वार्ता हो सकती है। पश्चिमी मीडिया में उम्मीद जताई जा रही कि तुर्की कथित तौर पर दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए काम कर रहा है। वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड का जिनेवा या ऑस्ट्रिया के वियना समेत कई जगहों पर विचार किया जा रहा है।
इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उनके प्रशासन से संपर्क करते हुए समझौता करने की गुहार लगाई। ट्रंप ने ईरान की ओर से फोन आने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान का प्रशासन डील करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। वो जल्द से जल्द समझौता चाहते हैं। हालांकि ईरान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि उनके किसी नेता ने अमेरिका से डील के लिए अपील की है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नौसैनिक घेराबंदी तुरंत हटा ले और दोबारा बातचीत की मेज पर लौट आए। सऊदी और दूसरे खाड़ी देशों को डर है कि अगर अमेरिका ने घेराबंदी जारी रखी तो ईरान बदला लेने के लिए उनके वैकल्पिक रास्ते भी बंद कर सकता है। ऐसी स्थिति में उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजराइल के लेबनान पर हमले लगातार चल रहे हैं। टायर शहर पर बमबारी की गई तो आईडीएफ ने टायर शहर पर एयर स्ट्राइक करके उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। हालांकि एयर स्ट्राइक टायर शहर पर पहले भी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से टायर शहर को निशाना बनाया गया है। लेबनान पर ये हमले चल रहे हैं। लेबनान को लेकर के कोई भी देश ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वहां पर अब युद्ध विराम की आवश्यकता है। अगर मानने के लिए तैयार होते तो ये बातचीत को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हुए तो नजर आते, लेकिन कोई भी आगे आकर के इन दो देशों पर इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका की तरफ से जरूर ये कहा गया था कि 14 अप्रैल को हम बातचीत करवाएंगे, लेकिन ये बातचीत होगी या नहीं होगी उस पर भी पूरी तरीके से संशय बना हुआ है। इन सब के बीच में इजराइल लगातार इस बात का फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है कि ईरान के ऊपर संघर्ष विराम लागू है, युद्ध विराम लागू है, तो वहां पर अगर हम हमले नहीं कर सकते हैं तो लेबनान को हम जब तक तबाह कर देते हैं। हिजबुल्लाह के नाम पर वो अपना विस्तार करते हुए नजर आ रहा है, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आती हैं कि लितावी नदी तक जाकर के अपने झंडे इजराइल की तरफ से गाड़ करके ये घोषणा कर दी गई है कि अब से यहाँ पर इजराइल का अधिकार हो गया है, जो कि कभी लेबनान का हिस्सा हुआ करती थी। उत्तर कोरिया भी इस दौरान मिसाइल परीक्षण कर रहा है। उत्तर कोरिया की भी इसमें एंट्री नजर आ रही है। एंटीशिप मिसाइल्स का परीक्षण उत्तर कोरिया की तरफ से किया जा रहा है। युद्ध पोत से वो एंटीशिप मिसाइल्स दागते हुए नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं और खुद किम जोंग उन जो कि उनके शासक है वो वहां पर पहुंचे हुए थे उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए कि किस तरीके से इसका लॉन्च किया जा रहा है। ये उनकी जो तैयारी थी वो पूरी दुनिया के सामने अब खुल करके सामने आ गई है। उत्तर कोरिया लगातार ये तैयारियां कर रहा है कि वो एंटीशिप मिसाइल से लेकर के तमाम परीक्षण इसी दौरान कर ले, जब दुनिया भर की निगाहें इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के ऊपर टिकी हुई नजर आ रही हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, ये खुद किम जोंग उन हर परीक्षण में जाकर के शामिल होते हैं और किम जोंग उन इस परीक्षण में भी जाकर के शामिल हुए हैं। यहाँ पर भी वो तस्वीरें देखने के लिए पहुंचे हुए थे कि ये परीक्षण सफल होता है या नहीं होता है। इसके बाद की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, एंटीशिप मिसाइल से दागा गया है, इसका परीक्षण किया गया है और इसके पहले भी युद्ध पोत से ऐसी एंटीशिप मिसाइल्स इसी तरीके से दागी जाती रही हैं। अब ये दो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। एक तरफ दक्षिणी लेबनान का टायर शहर पूरी तरीके से जल रहा है, दूसरी तरफ जब पूरी दुनिया निगाहें टिका करके अमेरिका, ईरान और इजराइल पर बैठी हुई है, तब उत्तर कोरिया उस बात का फायदा उठाते हुए और ज्यादा यहाँ पर परीक्षण करते हुए नजर आ रहा है और इस दौरान उसने एंटीशिप मिसाइल से परीक्षण कर लिया है। युद्धपोत से मिसाइल दाग करके एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है और इसकी पूरी खबर लेने के लिए किम जोंग उन भी वहां पर पहुंचे हुए थे। किम जोंग उन हर परीक्षण में जाते हैं और इस बार भी उत्तर कोरिया की तरफ से जब ये मिसाइल परीक्षण किया जा रहा था, एंटीशिप मिसाइल्स का परीक्षण किया जा रहा था, जब उसे युद्धपोत से दागा जा रहा था, तो वहां पर भी किम जोंग उन पूरी तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उत्तर कोरिया और कितने परीक्षण करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे युद्ध में उसने काफी परीक्षण कर लिए। ये कोई पहला मिसाइल परीक्षण नहीं था जो उसकी तरफ से किया गया है, इसके पहले भी वो वहां पर मिसाइल परीक्षण करते हुए नजर आ रहा था। अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि 14 अप्रैल को क्या सच में लेबनान के बीच में और इजराइल के बीच में कुछ बदलेगा और 16 अप्रैल को क्या अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आएगा। पूरी दुनिया में इसे लेकर के हलचल तेज हो गई है। रशिया की तरफ से मध्यस्थता का ऑफर दिया गया है, तो रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन जा पहुंचे हैं और यहां पर मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर बातचीत जरूर से होने वाली है। अब 2 तारीखें आप याद करके रखिएगा, 14 अप्रैल अमेरिका के वक्त के हिसाब से और 16 अप्रैल। क्या उस दौरान इस पूरे युद्ध में कोई नया मोड़ आएगा जब पूरे विश्व में नेता एकजुट होकर के इस युद्ध को रोकने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विस्फोट में ये थी आज की खबरें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्वाद टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।